हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर देखने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो ये बहुत ही शानदार जबरदस्त चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। अभी तक जितने भी हम लोग चीज़ें पढ़े हैं उन सभी का कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे यूज मिलने वाला है। तो जितनी भी पुरानी चीज़ें पढ़े हैं ना, अगर उसका आगे यूज मिलता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो भाई इस चैप्टर को बहुत ही धुआंधार तरीके से समझते हैं और ऐसा समझते हैं ताकि आपको लगे कि हमने, और ये इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट चैप्टर है, समझ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट चैप्टर है, ताकि आपको इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कोशिश करेंगे बोर्ड में उसको लगाने का, ताकि आपको लगे कि हमने जो 6 चैप्टर पढ़े हैं उसका क्या हमको कुछ मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो हो जाए भाई तैयार और 7 चीज़ों को समझते चलते हैं। और नोट्स भाई जरूर बनाना, क्योंकि जब आप अपने से खुद से यहाँ पे जो समझ के नोट्स बनाएंगे ना, वो समझिए कि सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट नोट्स होगी और उससे आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चीज़ों को समझते चलना साथ में, और साथ में नोट्स भी बनाते चलना। तो जो चैप्टर का नाम हो गया ना, क्या है, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम लोग पहले किरचॉफ के नियम नहीं शुरू करते हैं, पहले क्या समझते हैं कि वैद्युत परिपथ क्या होता है। वैद्युत परिपथ से शुरू करते हैं, वैद्युत सेल क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। आज ये सब छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं और आप लोग साथ में एकदम बने रहिए बढ़िया से। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ हमने आपको कभी बताया था, वैद्युत मतलब समझ सकते हैं कि आवेश, और आवेश में इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो वैद्युत मतलब क्या हो गया, आवेश, और परिपथ मतलब होता है पथ। कहने का मतलब है, इस परिभाषा ऐसे याद रखो। हालांकि देखो ये कोई परिभाषा ऐसा नहीं कि एग्जाम में आता है, लेकिन कभी कोई पूछ ले कि वैद्युत परिपथ से आप क्या समझते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बताओगे। कोई पूछ ले आपसे कि वैद्युत परिपथ से आप क्या समझते हो, तो क्या जवाब दोगे उसके लिए, कि वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है, वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है, उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। है ना प्यारी डिफिनीशन, छोटी सी एकदम, समझने लायक चीज है, ऐसा नहीं इसको रट्टा मारना है, एकदम समझना केवल। वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है, उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। लिख लेंगे ना इसको लिखवाई चाहिए ना, वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है, उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें मैं लिखूंगा भाई, जो लगेगा मुझे हाँ इसको लिख देना है उसको लिखूंगा, ठीक है। तो ये वैद्युत परिपथ हो गया। वैद्युत परिपथ डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे कि वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है, उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। अब हम लोग ये डालते हैं कि वैद्युत सेल क्या होता है। ठीक है, क्या ही डालते भाई, वैद्युत सेल क्या होता है, वैद्युत सेल, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सेल, वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिकल सेल। ये वैद्युत सेल भाई देखो क्या होता है, इसको समझते हैं। तो वैद्युत सेल ना, वैद्युत सेल एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, डिवाइस होती है, युक्ति होती है। अब कैसी युक्ति होती है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को, क्या कहने है भाई, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, इतनी बातें पहले हम लोग लिखते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखें भाई, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को ना, इसको आप लोग अंडरलाइन करना भाई, रासायनिक ऊर्जा को, इसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक ना, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अभी हम लोग देखेंगे भाई कैसे हो रहा है ये चीज ना, अभी हम लोग सीखेंगे इसको कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, क्या करके, परिवर्तित करके परिपथ में, ठीक है, परिपथ कहे चाहे वैद्युत परिपथ कहे, बतियाते कहे ना, परिपथ में आवेश के प्रवाह को, आवेश का प्रवाह मतलब धारा,
भाई जहाँ पे आवेश बहेगा वही तो धारा होगी ना। आवेश के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो परिपथ में क्या परिवर्तित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर, ठीक है, आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। क्या रखती है भाई? बनाए रखती है ना। कौन? ये वैद्युत सेल बनाए रखती है। मैं डिफिनेशन लिख दूं ताकि आपको लिखने में डिफिनेशन क्या हो, आसानी हो ना। तो वैद्युत सेल क्या है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, अब देखो भाई जरा इसके हम लोग सीखते हैं कि ये कैसे पता चला कि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया ये हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। देखो भाई, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये हमने कोई बना दिया और इसके अंदर द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव। अब जो द्रव भरा रहता है, जो द्रव इसके अंदर भरा रहता है, उस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्ट। सपोज है भाई इसके अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, और ये जो द्रव भरा है उस द्रव को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट। अच्छा, इस द्रव के अंदर दो छड़ डुबोई रहती है। क्या डुबोई रहती है? दो ठो छड़ है। देखो भाई, एक छड़ ये हो गई, ये हो गई आपकी पहली छड़, और ये हो गई दूसरी छड़। दो छड़ डुबोई रहती है। इन छड़ों को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट के अंदर दो छड़ डुबोई रहती है, उन छड़ों को इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। ये वैद्युत अपघट्ट जो है ना, इस वैद्युत अपघट्ट की ये खासियत होती है कि जैसे ही इसके अंदर इस इलेक्ट्रोड को या प्लेट को या धातु की छड़ को डुबोया जाता है, इस छड़ पर आवेश एकत्रित होने लगता है। क्या एकत्रित होने लगता है? आवेश। किस पर? इस जो इलेक्ट्रोड है। जब इस छड़ पर आवेश एकत्रित होने लगता है, कहने का मतलब है कि एक छड़ पर एक प्रकार का आवेश और दूसरे छड़ पर दूसरे प्रकार का आवेश, मतलब प्लस और माइनस इस पर क्या होने लगते हैं? एकत्रित होने लगते हैं। किस पर? इलेक्ट्रोड पर। किसके कारण? इस वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति के कारण। वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति के कारण जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पर क्या एकत्रित होने लगता है? आवेश। अब जब आवेश इस पर एकत्रित होने लगता है, अगर इसको यानी इस प्लेटों को यानी इलेक्ट्रोड को अगर इसको हम किसी तार से जोड़ दें, इसको अगर हम किसी तार से जोड़ देंगे तो तार में क्या होगी पता है? तो तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है। तार में क्या होने लगता है? आवेश का प्रवाह। और आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है? आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है? वैद्युत धारा कहलाता है। आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाएगा? वैद्युत धारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तार में क्या बहने लगी? धारा बहने लगी। कब? जब इस पर आवेश एकत्रित हुआ और इसको किसी तार से जोड़ दिया गया तो तार में क्या बहने लगी? धारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वैद्युत अपघट्ट के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा थी, वह रासायनिक ऊर्जा बदल गई किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। वह रासायनिक ऊर्जा बदल गई किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। ये बात क्लियर हुआ ना कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है? कोई द्रव होता है, द्रव जो होता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्ट। द्रव में क्या डूबा रहता है? धातु की दो छड़ें। इस छड़ों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड या प्लेट बोलते हैं। जब वैद्युत अपघट्ट की ये गुण है, ये खासियत है, ये विशेषता है कि जैसे ही इसको डुबोते हैं तो इस पर मतलब एक पर प्लस और एक पर माइनस आवेश एकत्रित होने लगते हैं। जब आवेश एकत्रित होने लगा, इसको अगर आप किसी चालक तार से जोड़ देंगे तो तार में क्या बहने लगेगी? धारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा है, वह वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी। जो वैद्युत रासायनिक ऊर्जा है वह वैद्युत ऊर्जा में क्या होने लगी? परिवर्तित होने लगी। ठीक है, अच्छा ये तो आप फिगर बना लेंगे। बाकी जो चीज़ें आपने सुना है उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसको बस यहाँ वैद्युत अपघट्ट कहते हैं और दोनों छड़ों क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। बाकी चीज़ों को सुनते सुनते भी काफ़ी माइंड में चीज़ें बैठती है ना, तो उसका भी आपको हर चीज़ें थोड़ी यहाँ पे लिखने की जरूरत है ना। अब देखो ये जो सेल है, देखो जरा, ये हमारा कोई बाह्य प्रतिरोध है, जिसे बाह्य प्रतिरोध बोले समझो जरा। ये जो तार है ना, तार का भी एक अपना प्रतिरोध होता है। तार का भी क्या होता है? एक अपना प्रतिरोध है। ये समझो कोई तार का प्रतिरोध है, इसे हमने लिख दिया R।
ये तार है जिस तार से जोड़ा गया है उस तार का क्या है, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है जानते हो ना, कि किसी चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध वही कहलाता है ना। हाँ, अब इस तार मतलब इसको किससे जोड़ा गया था, किसी सेल से। देखो ये सेल का सिंबल है, ठीक है, ये सेल का क्या है, सिंबल है। इस सेल के सिंबल में जो बड़ा वाला होता है उसको प्लस कहते हैं, छोटे वाले को माइनस कहते हैं। बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। अच्छा, मैं ये चीज़ देखो यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो सेल का अंदर वाला है, ये देखो ये बन गया, ये समझो सेल के अंदर, जो सेल के अंदर जो धारा की दिशा होती है, एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो जो सेल के देखो ये बाहर कहलाएगा, ये वाला बाहर, और ये वाला क्या कहलाएगा, अंदर। जो सेल के अंदर जो धारा होती है, मैं यहाँ देखो लिखूंगा अंदर और एक बाहर को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाहर, ठीक है, एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। तो सेल के अंदर जो होती है वह देखो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। तो ये अंदर कहाँ होगा भाई, अंदर जो धारा की दिशा होती है वह क्या होती है, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, धन प्लेट की ओर, प्लेट की ओर किसकी दिशा, धारा की दिशा ना। ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा की दिशा कहाँ होती है, सेल के अंदर। जबकि सेल के बाहर जो है ये देखो भाई धन प्लेट से जाएगा किधर, ऋण प्लेट की ओर। तो बाहर क्या हो जाएगा, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ऋण प्लेट की ओर, ठीक है। तो वैद्युत सेल क्या होता है ये आपने समझ लिया। किस तरीके से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये भी आपने सीखा। फिर हमने बताया जो सेल है, ये सेल जो चालक तार जोड़ा गया उसका प्रतिरोध है, ये सेल का सिंबल है प्लस माइनस। अंदर जो है माइनस से प्लस की ओर और बाहर प्लस से माइनस की ओर जो धारा होती है वह क्या होती है, किसी सेल में बहती है, किसी सेल में धारा इस तरीके से बहती है। इतनी चीज़ें भाई आप लोग नोट करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतनी चीज़ समझने में। दिक्कत थोड़ा सा पीछे कर सकते हो ना, तो फिर मैं वही रेशियो से वही जोश और जुनून से आपको बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इतना नोट कर ले भाई। फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक ना। इतना नोट हो गया होगा सबका, ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो फिर वीडियो को रोक लिया करो ना, रिकॉर्डेड वीडियो इसको रोक करके आप लोग बढ़िया तरीके से 2, 3, 4 पेन का कलर वाइज पेन यूज करके बढ़िया तरीके से सुंदर सा नोट्स बनाओ, ताकि आपको लगे कि हाँ जब हमारे पास नोट्स बढ़िया है तो हमारी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक। अब हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग भाई, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये हेडिंग डालेंगे आप लोग कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। हेडिंग डालेंगे भाई सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रोमोटिव, MOTIV, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, FORCE, फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। अब इतना बड़ा नाम जो है ना, इसका देखो एक छोटा सा नाम ये भी होता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बहुत सारे लोग EMF ही बोलते हैं, EMF ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरा नहीं बोलते हैं, ठीक ना। तो EMF समझ गए ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। अभी तो आपने क्या देखा, सिर्फ सेल के बारे में देखा, अभी तक आपने क्या देखा, सिर्फ सेल के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं कि कोई सेल है, उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो भाई जरा इसको देखो, पहले मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, बाकी फिर होता क्या ये हम लोग समझते हैं। पहले याद करने का तरीका देखो, इसको हम लोग ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से। ई बराबर होता है W/Q, ई बराबर क्या होता है, W/Q। यानी सेल के विद्युत वाहक बल को किससे लिखेंगे, बड़का ई से। ई बराबर क्या होता है, W/Q। W क्या है, कार्य, Q क्या है, आवेश। परिभाषा कैसे बोल देंगे, अगर नीचे आवेश है तो उसको एकांक आवेश बोलेंगे, यही ना। एकांक आवेश को
पूरे परिपथ में, ध्यान देना भाई, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ये पूरा परिपथ यहाँ पे ध्यान देना है। अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर, तो टर्मिनल विभवांतर में पूरे परिपथ में नहीं होता है, जबकि विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ के लिए होता है। अभी ये समझ में आएगा अभी आगे। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए जो किया गया, सेल द्वारा किया गया कार्य होता है, वही क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये परिभाषा लिखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगी। हमने क्या बताया भाई? एकांक आवेश को साथ में भाई आप लोग की डिफिनेशन लिखते चले, ठीक है? पहले डिफिनेशन लिखे तब जाके इसको लिखेंगे ना, चाहे या तो फिर इसको लिखो तब जाके डिफिनेशन लिखो, कोई भी चलेगा। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखो अभी मैं विद्युत वाहक बल पूरा लिख रहा हूँ, बाद में देखो ऐसे लिखूंगा विद्युत वाहक बल, है ना शॉर्ट फॉर्म ये विद्युत वाहक बल। अभी तो स्टार्टिंग है, पूरा लिखते ना। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किसको? विद्युत वाहक बल को। विद्युत वाहक बल किसका? सेल का। विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं ना, प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर W/Q। तो डिफिनीशन में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कोई आवेश है, उस आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल द्वारा कार्य किया जाएगा, वही कार्य ही क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल है ना। पहली डिफिनीशन, छोटी सी डिफिनीशन कि कौनो सेल है, उस सेल से हमें क्या प्रवाहित करना है? आवेश। और कहाँ प्रवाहित करना है? पूरे परिपथ में। ये वर्ड आपको ध्यान देना है कि पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल द्वारा किया गया कार्य होता है, वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ई बराबर क्या हो गया? W/Q। मात्रक, बीमा, ये तो आपके लिए चुटकियों में हो गया होगा ना। अब तो ये आपके लिए एकदम इजी हो गया होगा। अब भी नहीं अगर इजी है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, थोड़ा सा मेहनत करो ताकि मात्रक और बीमा एकदम आसान लगना चाहिए। देखो भाई, मात्रक क्या हो जाएगा? कार का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। और इसी जूल प्रति कूलाम को याद करो भाई, विभव वाले चैप्टर में V बराबर W/Q पढ़े हैं। जूल प्रति कूलाम या बोल दो क्या? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ये किसका मात्रक है? सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक है। ऐसा लग रहा है कि कोई बल है भैया, ये बल नहीं है, ये बल नहीं है, ये प्रकार का क्या है? वोल्टेज कह सकते हैं ना। ये प्रकार क्या? वोल्टेज है। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट किसका मात्रक हो गया? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक हो गया। बीमा यही आगे फरिया देते हैं। बीमा क्या हो जाएगा? देखो, कार की बीमा क्या होती है? ML2T-2। और आवेशवा की बीमा क्या होती है? AT होती है ना, AT। अब AT जाएगा ऊपर, जब AT ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ML2T ऊपर आ गया, -2 पहले से है, एक और पहुंच गया, कितना होगा? -3 और A-1। ML2T-3 A-1, ये क्या आ गया? बीमा आ गया। अच्छा, ये कैसी राशि है? अगर राशि की बात करें तो यह जो है, यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि भाई दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है? W है, यहाँ पे Q है। यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, ठीक है। यह अदिश राशि कौन? सेल का विद्युत वाहक बल। अच्छा, प्रतीक देख लेते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक होगा, प्रतीक क्या हो जाएगा? सेल के विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक है, देखो ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? बोल दो भाई, सेल है। ये क्या है? सेल है।
ये सेल में ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो सेल का विद्युत वाहक बल को किसी लिखते हैं सेल के विद्युत वाहक बल को देखने ना यहाँ पे कैपिटल ई से, तो यहाँ पे हो गया आपका ये कैपिटल ई। तो कैपिटल ई की दिशा इधर है, ठीक है, कैपिटल ई की दिशा इधर होती है, यानी कह सकते हैं कि जो धारा प्रवाहित होती है बाहर की ओर, सेल जो है उस सेल से जो बाहर की धारा प्रवाहित होती है, उस बाहर वाली धारा की दिशा में सेल के विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। तो इस तरीके से आप जो है इसका बना सकते हैं। ये आपका हुआ सेल का विद्युत वाहक बल। अभी हम लोग सेल के विद्युत वाहक बल को देखते हैं कि ये किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। जो सेल का विद्युत वाहक बल है वह किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं भाई। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे ना। चलो भाई, नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, ये देखो मैं इतना ही क्यों मिटा रहा हूँ, ठीक है, इतना ही मिटा करके काम चला रहा हूँ। देखो पहले हम लोग लिखते हैं निर्भर करता है, ठीक ना। ये निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है भाई। ये एक नंबर का पूछ लेता है ना 4 ऑप्शन दे करके, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है ना। जो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वहाँ भी आपने क्या देखा, प्लेट था और वैद्युत अपघट्य था, प्लेट था और वैद्युत अपघट्य था। तो कहने का मतलब है प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सुनिए मेरे भाई, प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है और वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। तो ये जो वैद्युत वाहक बल है ये किस पर डिपेंड करता है, प्लेटों की प्रकृति पर और वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है कौन, यही ई मतलब वही विद्युत वाहक बल। परिभाषा बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। अब देखो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य के अंदर क्या डूबा रहेगा, प्लेट, यानी प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। तो प्लेटों के डूबे हुए प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर, ठीक ना, प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। अच्छा, और देखो भाई किस पे, जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर, वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर, मतलब कितना वैद्युत अपघट्य है इस पर भी निर्भर नहीं करता है। कौन, ये कैपिटल ई। जो कैपिटल ई है वह प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, और साथ ही साथ ये जो है प्लेटों के बीच की दूरी, जो प्लेट रखी गई है वह कितनी दूरी पर रखी गई है इस पर भी निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। तो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी ये निर्भर नहीं करता। कौन, विद्युत वाहक बल। तो आपने देखा भाई विद्युत वाहक बल होता क्या है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, सिंबल क्या होता है, साथ ही साथ किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। सिर्फ निर्भर करता है प्लेटों की प्रकृति पर, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। कितना प्लेटें दूरी पर रखी गई नहीं निर्भर करता, कितना डूबा हुआ उस पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत अपघट्य की ज़्यादा मात्रा है कम मात्रा है निर्भर नहीं करता। ठीक है, इतना हो गया भाई, सब लोग पहले नोट कर लो। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ठीक है, फिर क्या देखने वाले हैं, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ठीक भाई, नोट कर लियोगे सब लोग, नोट हो गया सबका ना। हाँ, नोट कर लिया करो भाई। इसलिए देखो मैं मैक्सिमम चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोनो दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, आपको लगे कि हाँ चीज़ें हम यहाँ से अच्छे तरीके से नोट कर पा रहे हैं ना। तो आगे हम लोग फिर क्या डालते हैं, टर्मिनल विभवांतर। क्या डालते भाई, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर जिसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और आगे टर्मिनल लिखा है तो टर्मिनल की अंग्रेजी टर्मिनल ही होती है ना। टर्मिनल की अंग्रेजी हाँ सही है, टर्मिनल की अंग्रेजी सही, टर्मिनल
पोटेंशियल, POTENTIAL, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENCE। ठीक है, बस फिर कहीं गलत होगी देख लेना, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कहीं गलत है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी हमने जो बताया आपको ना सेल का विद्युत वाहक बल, उसमें हमने बताया कि जो एकांक आवेश है उस एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन टर्मिनल विभवांतर में क्या है? देखो वर्ड आगे आया टर्मिनल। टर्मिनल मतलब यहाँ पे समझे कि दो बिंदु, दो टर्मिनल वही समझो कि दो बिंदु। तो दो बिंदुओं के बीच वैद्युत परिपथ में बहुत सारे बिंदु होंगे। वैद्युत परिपथ में क्या होंगे? बहुत सारे बिंदु होंगे। भाई वैद्युत परिपथ में आपका प्रतिरोध लगा हो सकता है, वैद्युत परिपथ में आपका बहुत सारी चीज लगे हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं भाई कि वैद्युत परिपथ मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत सारे हमारे उपकरण लगे हों। ठीक है, फैन लगा हो, बल्ब लगा हो, हीटर लगा हो, ये सब हमारे क्या, इन सभी से जो लग के बना होता है वही तो है वैद्युत परिपथ। जिसमें क्या हो? विद्युत धारा बहे, वही तो है ना परिपथ। तो अब विद्युत परिपथ में बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन टर्मिनल विभवांतर क्या हुआ कि दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बात क्लियर है? वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, बिंदु तो बहुत सारे हैं लेकिन दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच क्या करने में, आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बात क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग लिख सको भाई। वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, आप ये ध्यान देना भाई, दो बिंदुओं के बीच, और वहां पे क्या था? पूरे परिपथ में ना, दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में, आवेश प्रवाहित होगा तो क्या बहेगी? धारा। दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहेंगे? वैद्युत टर्मिनल विभवांतर कहते हैं ना, उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ गई? डिफिनेशन क्लियर है कि वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्लियर हुआ, टर्मिनल विभवांतर क्लियर हुआ ना। अब दो छोटी सी डिफिनेशन बची है कि एक होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तब जाके हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग इन सभी पे रिलेशन एक है उस रिलेशन को निकालना सीखेंगे। ठीक है ना? वीडियो बहुत लंबी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो, इसका तो भी ध्यान रखना है ना। तो अब क्या कहते थे भाई कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और ये भाई एक नंबर में कई बार आया हुआ है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पूछता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और यह किस पर निर्भर करता है। ठीक है ना? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, देखो भाई सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या बोल देंगे? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल मतलब कौन सेल है और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखो भाई समझो ध्यान से एकदम। तो देखो अभी हमने क्या देखा कि वैद्युत अपघट्ट था। वैद्युत अपघट्ट के अंदर दो प्लेटें डुबोई गई थी, उन प्लेटों पर आवेश एकत्रित हो रहा था। जब उसको कोनो तार से जोड़ दिया गया, तार में आवेश प्रवाह होने लगा, मध्य वैद्युत धारा बहने लगी, यही ना। तो जो तार जोड़ा गया, तार में भी एक अपना प्रतिरोध होता है जिसे हमने लिखा था बलकार से। तार भी क्या है, हर चीज का भाई अपना अपना प्रतिरोध होता है। बल्ब है उसका भी अपना प्रतिरोध होता है, हीटर है भी उसका भी अपना प्रतिरोध होता है। तो कोई भी चालक है, उस चालक के अंदर का एक ऐसा गुण होता है जो चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में विरोध करता है, वही तो प्रतिरोध कहलाता है।
लेकिन यहाँ पे जो सेल है ना, जो सेल का घोल है, सेल का घोल बोले तो वैद्युत अपघट्य, जो सेल का घोल है वह घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। समझ रहे हैं ना, जो सेल का घोल है वह घोल भी क्या कर रहा है कि विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, और यही अवरोध जो उत्पन्न कर रहा है यही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बात क्लियर हुई। सेल के अपने घोल द्वारा, सेल के अपने घोल द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बात लिख दी जाए। सेल के अपने घोल द्वारा, सेल के अपने घोल द्वारा, ठीक है ना, अपना ही आदमी है, सेल के अपने घोल द्वारा, सेल के अपने घोल द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में, डिफिनेशन आसान लगना चाहिए भाई, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, किसको, उत्पन्न अवरोध को क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं, वाह गजब सर, कहते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिफिनेशन क्लियर हुआ। क्या हमने लिखाया कि सेल के अपने घोल द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाए वही क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अच्छा नीचे पॉइंट लिख सकते भाई, यही लगा दे। इसे बाह्य प्रतिरोध यानी जो अपना चालक का प्रतिरोध होता है तो उसको बड़का आर से लिखते थे, तो आंतरिक प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध को छोटका आर से लिखते हैं। इसे छोटका आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटका आर से प्रदर्शित करते हैं। किसको, आंतरिक प्रतिरोध को। और आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे बाह्य प्रतिरोध हो, सबका मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध है तो उमय होगा ना। अगले पॉइंट में समझ सकते हैं भाई, देखो वहां पे लिखा था हमने कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना वह भी कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, क्या लिख दिया जाए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, कभी शून्य नहीं हो सकता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो आपके एग्जाम में आता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, इसको एक छोटी सी हेडिंग बना के समझते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। क्या है लाते हैं, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। क्या ये बना दें, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब ये आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखो भाई यहाँ पे आपकी बार मैं शब्द नहीं लिखूंगा, अगर आपको लगेगा कि हमें शब्द लिखने की जरूरत है तो लिख देना, लगेगा अगर आपको शब्द लिखने की जरूरत है तो लिख देना भाई। देखो पहला किस पर निर्भर करता है, पहला मैं लिख दे रहा हूँ R प्रोपोर्शनल टू 1/A। R मतलब आंतरिक प्रतिरोध, A अच्छा A मतलब तो एरिया होता है, A मतलब क्या होता है, एरिया। लेकिन यहाँ पे कौन सा एरिया, जो प्लेट है ना वह प्लेट, जितना प्लेट द्रव में डूबा हुआ है वह एरिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्लेटों, जो प्लेट है वह प्लेट द्रव में जितना डूबा हुआ है, प्लेटों का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ है ना, प्लेटों का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे डायरेक्ट लिख दें R प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब द्रव में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल, द्रव में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये सब लिखने की जरूरत है, द्रव में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, आंतरिक प्रतिरोध, वही चीज तो है ये। दूसरा भाई R प्रोपोर्शनल टू D। अब ये D का आ गया, D जो है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होता है, अनुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या होता है, अनुपाती कौन, आंतरिक प्रतिरोध। प्लेटों के बीच जितना दूरी ज्यादा रहेगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा देख लो भाई, तीसरा क्या हो जाएगा,
आर प्रोपोर्शनल टू के, और जहाँ पे के क्या है, सांद्रता है। ये क्या है, सांद्रता है। यहाँ पे मैं डी लिख देता भाई, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की ये क्या है, दूरी है। डी क्या, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक ना। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुपाती, द्रव में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, सांद्रता के जो द्रव है, जो जिसे हम लोग वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता के क्या होता है, अनुपाती होता है। सांद्रता जितनी ज्यादा रहेगी आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक और पॉइंट बना देते भाई, चौथा किस पे निर्भर करता है, ये जो है वैद्युत अपघट्ट एवं प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है, वैद्युत अपघट्ट एवं प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है कौन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया, तो चैप्टर हमने शुरू किया कौन सा, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। उस पे हमने देखा कि वैद्युत परिपथ, वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, और सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, ये 4-5 चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें हैं। और उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ों को हमने एकदम लिखा करके आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सको और चीज़ों को एकदम बढ़िया से समझ सको। उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरे साथ पसीना बहाने में मज़ा आ रहा है, भाई आप एकदम पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाइए। भाई देखो, जब तक पसीना आप बहाएंगे नहीं, जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, तब तक आपको मज़ा आएगा नहीं। तो मज़ा तभी आएगा जब आप हमारे साथ मेहनत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए और खूब एकदम खुल के जिए। ठीक है, पढ़ाई का एकदम टेंशन ना लें, बढ़िया तरीके से बस पढ़ते रहें। ये नहीं सोचे भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं, इसके बारे में नहीं सोचे, पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपका मन और पढ़ने के लिए करता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हम जो है फिजिक्स में 70 में 60 प्लस करने के करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब आप हमारे साथ जितना हम यहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उतना जरूर करें, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आप 60 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से कुछ एम बनाएंगे कि हमें 60 प्लस लेकर आना है, और जब 60 प्लस लेकर आना है तो आप समझ सकते हैं भाई आपको किस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।